जी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक के हमारे एनएलपी के जितने मॉड्यूल्स अलग अलग हुए हैं, एनएलपी कम्युनिकेशन के लिए, एनएलपी स्विच पैटर्न, एनएलपी के मोडालिटी, सब मोडालिटी, और एनएलपी का इस्तेमाल मिरर एंड इमेजिंग के लिए, रैपो बिल्ड करने के लिए से लेकर मेटाफर का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ये अलग अलग मॉड्यूल्स पे हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स एनएलपी के लिए, और मैं चाहूंगा कि अब ये लास्ट के कुछ लेक्चर्स में इसको वाइंड अप किया जाए। अब एनएलपी, जैसा कि शुरू में मैं बता चुका हूं आपको कि एनएलपी इज नथिंग बट अ वे ऑफ इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन। यानी दुनिया के अंदर अगर आप दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो सक्सेस का दुनिया में एक ही फंडा है। चाहे आप दुनिया के अजीम लोगों को का एग्जाम्पल ले ले, आप अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल ले ले, या फिर आप दुनिया के अंदर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए उनका एग्जाम्पल ले ले, उनमें एक चीज जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। वो थी कि उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अगर आप सल्लम की बात ले लो, आप सल्लम से के बारे में आप जरा सहाबा का जिक्र सुनेंगे तो सहाबा क्या फरमाते कि आप सल्लम इस तरीके से गोया गुफ्तगू करते कि ऐसा लगता कि एक एक वर्ड को गिन लिया जाए। आप सल्लम का अंदाजे बयां ऐसा होता कि सहाबा को गोया ऐसा लगता जैसे कि उनके सामने ही जन्नत और जहन्नुम का तस्करा किया जा रहा है। तो मतलब द वे प्रोफेट वाज स्पीकिंग, वो एक ट्रिमेंडस था, जिसका असर ऐसा हुआ कि सहाबा की जिंदगी इस तरीके से चेंज हुई कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि 13 साल के अंदर वही लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे, वही लोग अपनी बेटियों को रहमत समझने लग गए। और वही लोग जिनके ऊपर लोग हुकूमत करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वही लोग की जब ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग होने के बाद में वही लोग जो दुनिया के अंदर लोग उनको हुकूमत देना पसंद करना शुरू कर दिए। यानी लोग उनकी हुक्मरानी के अंदर अपना गुलाम बनना पसंद करना शुरू कर दिए, उनके साम्राज्य के अंदर का हिस्सा बनना पसंद करना शुरू कर दिए। तो ये कैसे तब्दीलियां हुई? तो तब्दीलियां इस तरीके से हुई कि आप सल्लम की आप सीरतुन नबी का अगर मुताला करें तो उसमें बहुत सारी चीजें बारीकियों से देखने को मिलती है कि किस तरीके से आप सल्लम का बात करने का अंदाज था, किस तरीके से लोगों को माफ करने का अंदाज था, किस तरीके से वो मेटा मॉडल का इस्तेमाल करते, किस तरीके से वो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते, किस तरीके से वो सोच समझकर पहले इंसिडेंट को सुनते, उसके बाद में रिएक्ट करते, किस तरीके से वो लोगों को माफ करते। तो ये बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं एनएलपी ने वहीं से सीरतुल नबी से कॉपी करने की कोशिश किया है और यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। अब अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लिए होते तो हो सकता है एनएलपी से बड़ा साइंस हम दुनिया को दे दिए होते, लेकिन 1986 में ये रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने इस चीज को हमारे सामने पेश किया, जिसको एक हज हाउस में मेरा एक सेमिनार था, मैं पहले बता चुका हूं आपको, जिसमें मैंने सीरतुल नबी से ये सारी चीजें किस तरीके से कॉपी की गई है वो सारे मॉड्यूल्स को मैंने डिफाइन भी किया था कि एनएलपी इन द लाइट ऑफ सीरतुल नबी, इस उन्वान पे मेरा टॉपिक था। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में नहीं है, लेकिन उसकी कुछ पीपीटीज मेरे पास में है। अगर एंडिंग में इंशाल्लाह अगर आप मुझे याद दिलाना, मैं वो शेयर करूंगा आपको। तो उसमें एक चंद है। तो अगर एक आलिम और एक अगर वाकई एक मुबल्लिग अगर इस चीज को समझ लेता है तो उसने बहुत ज्यादा सीरतुल नबी को डीप पे स्टडी किया होता है। अगर वो उसको समझ लेता है तो और बारीकियों से एनएलपी के अंदर नए मॉड्यूल्स को भी दुनिया में ला सकता है। हो सकता है कि कम्युनिकेशन के और अपने आप को इंप्रूव करने के नए नए और मॉड्यूल्स को हम लोग इन्वेंट कर सके, डिस्कवर कर सके, क्योंकि बहुत सारी दुनिया का सारा सोल्यूशन जो है आप ससम दुनिया को दे चुके हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम बारीकियों से आप ससम की जिंदगी को पढ़े और अपनी जिंदगी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। जो भी हुक्म है, जो भी आप ससम ने फरमाया या सहाबा से हमको सुनने को मिलता है, या हमको अगर अलग अलग किताबों से जो पढ़ने को मिलता है, खैर। तो ये सिंपली एक टर्म में मैं अगर आपको इस एनएलपी को डिफाइन करूं तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि भाई एनएलपी वो चीज है कि अगर मेरे जहन में कोई चीज आपके लिए है और मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं, तो एनएलपी का मतलब ये है अगर मैं आपको उसी तरीके से डिलीवर कर दूं जिस तरीके से मैं सोच कर आया हूं, तो मैं समझूंगा कि मुझको एनएलपी आती है या मुझको कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप क्या डिलीवर कर रहे हैं ये नहीं होता है, आप जैसा के तैसा डिलीवर कर रहे हैं और बाकायदगी से इफेक्टिवली वो सामने वाले को समझ में आ जा रहा है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल होना। तो एनएलपी क्या करता है? एनएलपी जनरली आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है। अब कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने वाला नहीं होता है,
कम्युनिकेशन आपका गेस्चर से भी होता है, आपके आई मूवमेंट से भी होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है आप डीलिंग के दौरान, बातचीत के दौरान या ट्रांजेक्शन के दौरान बहुत सारी चीजें से लोगों को अपने तरफ रागिब कर सकते हैं, या लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या अपनी बात को मनवा सकते हैं। इसी के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया है। मैंने बताया आपको कि किस तरीके से इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से रेपो बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। भाई जो जो नए लोग जुड़ रहे हैं अपने आप को अनम्यूट करें, सॉरी म्यूट करें। तो किस तरीके से अलग अलग मेटाफर्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरीके से डिगर अलग अलग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर कर उसको अपने कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल एनएलपी के अंदर किया जाता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा मेरी पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? आपको मुझे बताएगा मेरी पीपीटी आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है? नहीं सर। एक सेकंड, मैंने मैंने स्क्रीन शेयरिंग शायद नहीं किया। हाँ, मेरी पीपीटी आप लोगों को दिख रही है? हेलो? यस सर। यस यस। जी जी जी। अब अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इससे पहले का टॉपिक थोड़ा बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड था, जिसमें हम लोगों ने स्विच पैटर्न की कुछ एक्टिविटीज भी किए थे मेरे बच्चे के साथ में। और आप लोग भी शायद उसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, अगर आपको ज्यादा इस्तेमाल उसका नहीं आता है। लेकिन आप समझ ले कि किस तरीके से, देखो अगर आप किसी भी मॉडल को इतनी गहराई से इंप्लीमेंट नहीं भी कर सकते, लेकिन आप प्रोसेस को समझिए कि अगर लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताने की कोशिश किया कि हिप्नोसिस का इस्तेमाल या स्विच पैटर्न का इस्तेमाल किसी भी फोबिया को, एंजाइटी को दूर करने के लिए कैसे किया जाता है, अब उसका इस्तेमाल आप नॉर्मल अपनी लाइफ में अपने किसी बात को अपने बच्चे तक पहुंचाने के लिए कैसे कर सकते हैं, वो आप अपने तौर पर उसको थोड़ा एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाकर कर सकते हैं। जरूरी है कि आपके पास में बहुत बड़े फोबिया और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर के केस आए, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी बात को मनवा सकते हैं, या फिर हम अपनी बात को विदाउट एनी लॉजिक और विदाउट एनी कॉन्ट्रा अटैक के उसको सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में किस तरीके से बैठा सकते हैं, किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब इस लेक्चर में जो खास मेरा टॉपिक है वो है एनएलपी का मेटा मॉडल। एनएलपी का मेटा मॉडल खास तौर पर उस चीजों के लिए जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, किस तरीके से मैं एनएलपी का इस्तेमाल, मेटा मॉडल का इस्तेमाल एनएलपी के कम्युनिकेशन के मॉडल में करूं। यानी मेरे अपने आप के बातचीत के दौरान, मेरे अपने आप के लोगों से ट्रांजैक्शन के दौरान किस तरीके से मेरा लोगों से राब्ता हो, और राब्ता होने के बाद में मैं अपने एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन के मॉडल को और डिजायर्ड कम्युनिकेशन मॉडल को मैं नाप सकूं और गिन सकूं। मेरा वीडियोस भी दिख रहा है ना आपको? मेरा वीडियो दिख रहा है ना? नहीं नहीं, वीडियो नहीं दिख रहा है। ओह मैन माय गॉड। अभी दिख रहा है मेरा वीडियो? जी, अभी वीडियो भी दिख रहा है और पीपीटी भी दिख रहा जी जी, वीडियो दिखना जरूरी है क्योंकि इस पिक्चर का अकेला हीरो होता है, वो है एहसान। वो अगर नहीं दिखा तो थोड़ा, हर इंसान चाहता है कि उसकी शक्ल, उसकी आवाज, उसका नाम जो है दुनिया में पहले। खैर, मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, वीडियो नहीं दिखने से मुराद ये है कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ कुछ चीजें मेरी जबान के जरिए कन्वे होती है, और कुछ कुछ चीजें मेरे फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, या मेरे हाथ के मूवमेंट के जरिए, या मेरे जो भी गेस्चर के जो भी मूवमेंट होता है उसके जरिए कन्वे करने की कोशिश बहुत ही हद तक के एक
स्पीकर करता है। खैर, तो अभी हाँ, अभी मेरी मुराद थी कि मैं मेटा मॉडल का इस्तेमाल मैं कैसे करूं, और आप लोगों के जहन में भी सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये मेटा मॉडल एक्चुअल में होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसका इंपॉर्टेंस होने के साथ साथ हम किस तरीके से इसको हमारी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारा दरअसल मकसद यही है, एक इंसान का दरअसल यही मकसद होना चाहिए कि किस तरीके से उसकी जिंदगी जो है लर्न कर कर सीख कर उसकी जिंदगी किस तरीके से बेहतर बन सकती है। क्योंकि एक कॉल आप लोगों ने सुना होगा कि हालांकि वो शख्स जिसका आज का दिन पिछले दिन से बेहतर नहीं। तो हमारा दरअसल एक स्टूडेंट और एक लर्नर होने के नाते सिर्फ एक ही फरीजा है कि किस तरीके से मैं अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना शुरू करूं। ये जो मॉड्यूल्स में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं या जो भी एनएलपी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले इंप्लीमेंट होता है अपनी खुद की जात पे। अगर मैं खुद की जात को इंप्रूव करने के लिए इसको अगर अप्लाई करूं, तो मैं दूसरों के लिए इसको अप्लाई करना मेरे लिए आसान हो जाता है। और आप लोगों ने बारहा सुना होगा कि आप वही चीज अपने दोस्त के लिए, अपने अलग मोमिन के लिए सोचे जो आप खुद के लिए सोचते हैं। तो जाहिर सी बात है, मेरा मकसद ये है कि मेरी जिंदगी कामयाब हो जाए, मैं सक्सेस को अचीव कर दूं। अब वो अचीव करने के बाद में मुझसे मुंसलिक जो लोग हैं, मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरे स्टूडेंट हो सकते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरे कलीग हो सकते हैं, या फिर या फिर मैं जिनको एड्रेस करने वाला हूं वो लोग हो सकते हैं, वो अननोन भी हो सकते हैं, अगर मैं स्पीकर या काउंसलर या टीचर हूं। है, तो ये चीज में अब मुझे क्या करना है कि मेरी आज की कंडीशन और मेरी डिजायर्ड कंडीशन, अगर मैं आज अपने आप को एक पैमाने पर मेजर कर रहा हूं, तो मैं आज अपने आप को किस तरीके से रेट कर रहा हूं। एक रेट दे रहा हूं, दो रेटिंग दे रहा हूं, तीन रेटिंग दे रहा हूं 10 में से, या 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। और इसके बाद अगर मेरे में कोई डेल्टा आता है, मेरे में कोई चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस को मैं किस तरीके से नापूं। वो अगर मैं चेंजेस को 1% या 0.001% में नापता हूं, तो मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया। आज का लेक्चर देख, तो अब यहां से मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेक्चर को आपके सामने प्रेजेंट करने से, कि इसकी एक एक बात को हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, हमारी जाती जिंदगी के अंदर उसको इंप्लीमेंट करें। अगर उसका 1% भी हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया, तो हो सकता है कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आ जाए, और हमें हो सकता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे मिले। ओके, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि एनएलपी एक्चुअल में एनएलपी के अंदर मेटा मॉडल क्या है। मेटा मॉडल एक्चुअल में इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम मेटा कॉग्निशन को बेहतर बना सकें। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग एंड लर्निंग। मेटा कॉग्निशन को इंप्रूव करने के लिए हम लोग मेटा मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। और आज का जो सारा मेरा जो महवर घूमेगा, जो मेरा जो बोलने का जो भी अंदाज होगा, या मेरा बोलने का जो भी मकसद होगा, वो मकसद ये होगा कि आप लोगों का मेटा कॉग्निशन वो इंप्रूव हो सके और बेहतर हो सके। अब आप बोल रहे हैं ये मेटा कॉग्निशन होता क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन आपके सामने पेश किया। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग एंड लर्निंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने खुद की थिंकिंग के बारे में और लर्निंग के बारे में सोचते हैं। यानी अगर मैं जो चीज करूं, वो चीज करने से पहले मैं उसको क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कब कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, ये जो अपने आप से मैं सवाल पूछूंगा, अपने आप से सवाल पूछने का जो मेरा मेथड होगा, जो मेरा बिहेवियर होगा, उस बिहेवियर को कहता हूं मैं मेटा कॉग्निशन। क्या हमारी आज की जिंदगी के अंदर जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो बोलने से पहले जो मैं अपने आप को इवेल्युएट करता हूं क्या, अपने आप को टोकता हूं क्या, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता हूं क्या, अपने आप को फिल्टर जोन में डालता हूं क्या। अगर मैं नहीं करता हूँ, तो आज के इस लेक्चर के जरिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हमारे मेटा कॉग्निशन सिस्टम को इंप्रूव कर सके, इसके लिए मेटा मॉडल का इस्तेमाल किया। अब मेटा मॉडल में हम लोग करेंगे क्या
हम मेटा मॉडल में वही चीज करेंगे जो एक अच्छे कम्युनिकेटर को करनी चाहिए। जैसे कि हम लेक्चर में अगर जाते हैं तो लेक्चर में घुसने से पहले हमारा इंटेंशन होता है कि हम लोग पढ़ाई करके जाए। तो ये पढ़ाई कर कर जाना, या मैं बयान देने जा रहा हूं तो बयान देने से पहले मैं कुछ रेफरेंस का किताबें पढ़ता हूँ, कुछ और मुताला करता हूँ। और मुताला करना, अपने आप को तैयार करना इसलिए है ताकि मैं अपने आप की थिंकिंग को, अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर सकूं। मेरी थिंकिंग और मेरा सोच अगर मेरे इख्तियार में होंगी तो मेरी जबान मेरे इख्तियार में होंगी। ठीक है, जबान आपकी वही दिखाती है, वही रिफ्लेक्ट करती है जो आपकी सोच में होता है। एक इंसान को अगर आपको तब्दील करना है तो उसकी जबान से आप तब्दील नहीं कर सकते। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि अपने बच्चों से बातचीत करने के लिए आप का इस्तेमाल कीजिए, तुम का इस्तेमाल कीजिए, तू का इस्तेमाल नहीं कीजिए। लेकिन आप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तू और त्राक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उससे उसकी जबान तो हो रही है लेकिन उसकी थिंकिंग जो है वही ओल्ड ट्रेडिशन वाली है। थिंकिंग के अंदर वही गड़बड़ है। तो आप जबान में आप लखनवी अंदाज या लुगानती वाला अंदाज या बहुत ही तहजीब वाला अंदाज इख्तियार कर भी लेंगे, लेकिन उसकी सोच को आप तब्दील नहीं कर सकते। तो उससे वही चीजें आपको मिलेंगी जो चीजें मिलनी चाहिए। अगर आपको रियल में उस बच्चे से चेंजेस चाहिए तो आपको उसकी थिंकिंग के प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। आपको उसकी सोच को अगर तब्दील करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको कब क्या बोलना है, अगर वो आप बोलकर या तुम बोलकर भी किसी को गाली दे रहा है, किसी से गलीज लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, ऑब्वियसली वो नुकसान उसको पहुंचाने वाली है। या फिर वो आपका इस्तेमाल या किसी लखनवी अंदाज का इस्तेमाल या तहजीबी आपका लैंग्वेज का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन उससे किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। ना उसको बेनिफिट हो रहा है, ना सामने वाले को बेनिफिट हो रहा है। तो उसकी उस लैंग्वेज का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। तो एनएलपी के इस मॉडल के जरिए हम क्या चाहते हैं कि आप भले ही लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, आपकी लैंग्वेज मराठी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, लेकिन आप उसको बोलने से पहले अपने आप को थोड़ा झंझोड़े, थोड़ा इवेल्युएट करें और अपने आप से सवालात पूछिए। अपने आप से सवालात पूछने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि यू आर थिंकिंग बिफोर थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हैं उससे पहले आप सोचने के लिए अपने आप पर कंट्रोल करें कि आप अपने दिमाग के अंदर क्या सोच रहे हैं और क्या बोलने जा रहे हैं। इसका नाम है मेटा कॉग्निशन। अब इसका इस्तेमाल कर होता है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, कि जब भी मैं किसी के सामने अपनी जबान खोलता हूं तो जबान खोलने के बाद सामने वाला मुझसे अब बता। सामने वाला मुझसे जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, सामने वाला मुझसे बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, खुश होकर जा रहा है। ये उस वक्त डिपेंड करता है कि मेरे जरिए से निकली हुई चीजें उसके स्कूल ऑफ थॉट को या उसके नेचर को या उसकी पर्सनैलिटी को फायदा पहुंचाती है। अगर फायदा पहुंचाएगा मेरा कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली वो मेरा गुलाम बन जाएगा, और वो मेरे लिए हो सकता है कि मेरे एक अच्छी इमेज लेकर जाए। ओके। ओके, इससे पहले हम इस लेक्चर के अंदर बस इसी चीज के ऊपर बात करें कि किस तरीके से हम मेटा मॉडल का इस्तेमाल कर कर हमारे प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और ओन थिंकिंग इसको कंट्रोल कर सके। ओके, इससे पहले मैं बता चुका आपको कि एनएलपी में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस कितना है, और कम्युनिकेशन को बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बड़े हल्के में होता है। हम हल्के में इसलिए करते हैं उसको, भाई कम्युनिकेशन का इस्तेमाल तो सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो जो बोलते हैं। सपोज एक क्लर्क है, वो क्लर्क स्कूल के अंदर बैठा हुआ है, उसका तो रास्ता लेक्चर लेने के लिए जो नौबत उसको नहीं होती है। या फिर एक आदमी है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम कर रहा है, तो उसको तो बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन एक इंसान को इस बात की समझ आ जाना कि ये काम मेरा नहीं है, ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टूल है। आप समझ रहे मेरी बात को? यानी एक इंसान को इस बात का एहसास हो जाना, सपोज मैं ये मोबाइल बनाता हूं, अब ये मोबाइल बनाने की रिसर्च टीम के अंदर मैं हूं। अब रिसर्च टीम के अंदर हूं मैं, हो सकता है कि इस कंपनी का मैं मालिक, ये मालिक हूं मैं इस कंपनी का, ये कंपनी मैंने बनाया। अब मुझे
इस बात का एहसास होना कि इसको सेल करने के लिए मैं काफी नहीं, या मेरी मैन्युफैक्चरिंग की टीम या रिसर्च की टीम काफी नहीं है। समझ रहे आप? मैंने कम्युनिकेट करने से पहले, इसको बेचने से पहले मैंने क्या सोचा, मैंने इसको बना तो लिया, इसका कैमरा बड़ा अच्छा है, इसका स्क्रीन बड़ा अच्छा है, इसका फ्लो बड़ा अच्छा है, लुक बड़ा अच्छा है, मैंने इसको बना लिया, रिसर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैं इस पोजीशन पे पहुंचा कि इसको बेचना है। तो इसको बेचने जाने से पहले मैं अपने जहन में एक सवाल ला रहा हूं, क्या मैं इसको बेच सकता हूं? क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं इस चीज को बेचने के का अहल हूं? अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इसको खुद बेच लूं तो मैं नुकसान में हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता किस तरीके से बेचा जाता है। तो अगर मैं डायरेक्टली हर चीज को करूं कि मैं बनाऊं भी मैं और बेचूं भी मैं, तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोलने से पहले अपने अंदर एक थिंकिंग को अडॉप्ट कर रहा हूं कि यार हो सकता है कि मैं एक अच्छी टीम अपॉइंट कर लूं जो अच्छे सेल्समैन हो, और सेल्समैन की टीम को मैं एक इख्तियार दे दूं कि आप इसको बेचो। तो मैंने क्या किया, मैंने बोलने से पहले, कम्युनिकेशन करने से पहले इस चीज को एहसास कर लिया कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। तो मतलब मुझे कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन को इस बात को एहसास हो जाना कि ये मेरा काम नहीं है, ये भी एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा टूल है। हम कभी कभी गलती क्या करते हैं कि ये भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा, फला भी मैं करूंगा। अब क्योंकि हमने मेटा कॉग्निशन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने बोलने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले, एक्शन लेने से पहले सोचा नहीं अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, अपनी एबिलिटीज के ऊपर कि ये मुझको आता है या नहीं आता। अगर आता है तो मैं क्या करूंगा, इसको बेचने के लिए मार्केटिंग की टीम हायर करूंगा। मार्केटिंग की टीम मैंने हायर किया, और टीम हायर करने के बाद में मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। अब वो माल बिक रहा है। अब लोग कहेंगे कि आपका कम्युनिकेशन खराब है। आप, मेरा कम्युनिकेशन खराब नहीं है। मैंने कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो सोच लगती है, वो सोच को ये देखा कि ये मेरा काम नहीं है, मुझसे बेहतर एक बड़ी टीम कर सकती है, मैंने उनको हायर कर लिया। इट मीन्स दैट आई नो द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि मेरी चीज को, मेरे सक्सेस को अचीव करना। इसीलिए एनएलपी के अंदर कम्युनिकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और कहा गया है कि 95% 95% of your communication of financial growth is depend upon your communication skill। 95% आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके बोलने की सलाहियत के ऊपर, कि आप किस तरीके से बोलते हैं। अब किस तरीके से बोलने में ये भी आ गया, जो निकला वो भी और जो नहीं निकला वो भी। हम लोग क्या कहते हैं कि वो इंसान बड़ा अच्छा बोलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा नहीं बोलते। यानी कभी कभी हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे लम्हात भी आते हैं जहां पर हमको नहीं बोलना होता है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जहां पर हमको चुप रहना होता है। तो चुप रहना भी क्या हो गया? वो कम्युनिकेशन हो गया। यार हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि मेरे से गलती होगी, यानी मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकलना चाहिए, तो इट मीन्स दैट कि मुझको कम्युनिकेशन नहीं आता है। तो कभी कभी बोलना भी कम्युनिकेशन है, कभी कभी बोलने से रुक जाना, अपने आप को रोक लेना, ये भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। उस वक्त मैंने, हो सकता है कि मैंने दीनी मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, मैंने कर दी। अब हमने तो बोल दिया, लेकिन बोलने में मैंने मेटा कॉग्निशन का इस्तेमाल नहीं किया कि ये वर्ड और ये डोमेन में मेरा काम नहीं था। हो सकता है कि इसके लिए कोई खास नॉलेज की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, या मैंने इसका इतना लफ्ज बोलना चाहिए था, या मैंने इतना हिस्सा बोलना चाहिए था, या मैंने इतना पार्ट बोलना चाहिए था। मैंने सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तो कभी कभी कम्युनिकेशन आपका बोलना होता है, कभी कभी थोड़ा बोलना होता है, कभी कभी नहीं बोलना होता है, कभी कभी छुपाना होता है, कभी कभी हाइड करना होता है। तो इस प्रोसेस में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस यही करेंगे कि किस तरीके से एनएलपी के मेटा मॉडल्स हमको सिखाता है कि कहां
हम अपने आप की कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें ताकि 95% आप जो कमाते हैं 95% आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कमाते हैं और 5% सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल्स की वजह से कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंजीनियर, तो मैं इंजीनियर से जो आमदनी कमा रहा हूं वो सिर्फ 5% मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ का हिस्सा है। बाकी 95% मैं कैसा सोचता हूं और कैसा बोलता हूं इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कैसा सोचता हूं कैसा बोलता हूं इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो एक बिजनेसमैन की नॉलेज एक चीज होती है कि स्टार्टअप किस तरीके से काम करता है, बिजनेस का अक्यूमेंट किस तरीके से काम करता है, परचेसिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, रिसर्च डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। ये सारा नॉलेज 5% है। 95% आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ डिपेंड करती है आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से डील कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए बार बार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने से कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि एनएलपी के अंदर सिर्फ कम्युनिकेशन है। अरे भाई, एनएलपी सिर्फ कम्युनिकेशन इसलिए है कि एनएलपी कम्युनिकेशन है। आपकी तरक्की के अंदर इतना हिस्सा कम्युनिकेशन है, इसलिए एनएलपी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। क्लियर? ओके, तो आज के इस मेटा मॉडल में हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि आपकी सोच को वाइड किया जाए। जब आपकी सोच वाइड होगी तो सोच वाइड होंगी तो ऑप्शंस क्रिएट होंगे, चॉइसेस क्रिएट होंगी। तो चॉइसेस जब क्रिएट होंगी तो आपकी जिंदगी में चांसेस आएंगे। यानी आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कब आती है? जब आपकी जिंदगी में बहुत सारी चॉइसेस होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 बच्चों का एक ग्रुप बनाया और 100 बच्चे को ग्रुप को बना के बोल दिया कि इस एक चीज के ऊपर आप सोचो और इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाल के मुझको दो। ओके, अब मैंने सोचा और सोचने के बाद में मैंने बच्चों को कहा कि 100 लोगों के ग्रुप को इकट्ठा किया और उनको कहा इस एक टॉपिक के ऊपर सोचो और मुझे एक नतीजा निकाल कर। सिमिलरली दूसरा एक 100 ग्रुप बच्चों को मैंने इकट्ठा किया और उन 100 बच्चों को मैंने कहा कि 10 चीजों के ऊपर आप सोचिए, ये 10 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, इनके ऊपर सोल्यूशन लेकर आइए। तो आप मुझे बताइए कि ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे कौन से ग्रुप से मिलेंगे, पहले ग्रुप से या दूसरे ग्रुप से? तो बोलेगा अपने आपको अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे पहले ग्रुप से मिलेंगे या दूसरे ग्रुप से मिलेंगे? दूसरे ग्रुप से। दूसरे ग्रुप से। उसकी वजह क्या है? लिमिटेड बर्डन नहीं होगा, एक जगह क्राउड नहीं होगा। क्योंकि मैंने उनके सामने क्या किया, चॉइसेस पेश कर। चॉइसेस जब मैंने दे दिया उनको तो चॉइसेस से अपॉर्चुनिटी निकलना ज्यादा आसान हो जाता है। तो उसी तरीके से जब मेरा सोचने का नजरिया वाइड होता है तो मैं पूरी पिक्चर को देखता हूं और पूरी पिक्चर को देखकर एक बड़ा नतीजा अक्स करता हूं। अगर मेरा सोचने का तरीका ही नैरो है तो नैरो तरीका है तो मेरे चांसेस तरक्की के होने के भी कम हो जाते हैं। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटी को इस तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जिंदगी के अंदर ज्यादा चॉइसेस क्रिएट हो जाए। अब जब ज्यादा चॉइसेस क्रिएट होना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आना। मैंने आपको कहा था कि आपका धर्म भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना मतलब अपने आप को फ्लेक्सिबल बना। और एनएलपी क्या चाहता है? एनएलपी ये चाहता है कि आप एनएलपी क्या चाहता है? एनएलपी ये चाहता है कि आप अपने आप को थोड़ा चेंज करें। अगर आप परफेक्ट है, देखो बहुत सारे लोग हमारे में ऐसे भी होंगे जो जो हो सकता है कि मैं जो सारी चीजें बता रहा हूं ना आपको वो ऑलरेडी कर रहे हूं, तो हमको डिनाई नहीं करना है। एनएलपी क्या है? मैंने शुरू में आपको कहा था एनएलपी एक ऐसा साइंस है जिसने कामयाब लोगों को देखा और कामयाब लोगों में जो जो खसूसियात आती थी उसको एक साइंस की शक्ल दे दी। तो हो सकता है कि आप में से यहां पर जो लोग मेरी बात सुन रहे हो सकता है कि ये सारे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हो, कर रहे होंगे।
क्योंकि जरूरी नहीं है, आप इसको जानते नहीं कि इसको ये कहा जाता है। अब ये साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसको ये नाम दे दिया मेटामॉर्फोसिस। हो सकता है कि ये प्रोसेस आप कर रहे होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो हम अपने आप को क्या बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे। मैं, बहुत से लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, "ए यार मेरे पे चलता नहीं है।" क्या चलता नहीं भाई? मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को वहां जाना पसंद नहीं है। अब वहां जाने से तरक्की हो सकती है, लेकिन मैंने अपने आप को रिजिड बना दिया। अब रिजिड बना दिया तो मैंने अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, चॉइसेस को कम कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे शहर के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे बाहर भी जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं नहीं, मुझको बाहर पसंद नहीं है, मुझको सिर्फ मुंबई पसंद। भाई मैं अपने आप को रिजिड बनाया, अपनी सोच को नैरो कर दिया, तो मेरे अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएंगी। हो सकता है कि बाहर जाने में ज्यादा हिजरत में हो सकता है बरकत हो। तो मैं क्या करता हूं, एनएलपी के जरिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के रास्ते ढूंढता हूं, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। इसीलिए 100 के ग्रुप में, पहले ग्रुप में ज्यादा रिजल्ट नहीं आ सकते, दूसरे वाले ग्रुप को मैंने सोचने के लिए अलग अलग डोमेन के 10 अलग अलग डोमेन दे दिया, तो उनके रिजल्ट आना आसान हो जाए। ठीक है। अब मेटा मॉडल में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द मेटा कॉग्निशन। किस तरीके से हम बोलने से पहले बस अपने आप को थोड़ा इवेल्युएट करो, हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और कहाँ कह रहे हैं, इस बात को समझ। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जब हम किसी आलिम से बात करते हैं तो कभी कभी हम उसकी बेहरमती करने की कोशिश करते हैं। कभी हम लोग किसी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के इंसान से बात करते हैं, यानी किसी दूसरे अकीदे वाले इंसान से बात करते हैं, तो हम ऐसी बात कह देते हैं कि उसके अकीदे को चुभ जाती है, ठेस पहुंचाती है, और वो हमसे हट हो जाता है। जो हमसे फाइनेंशियल ताल्लुकात उसके होने वाले होते हैं, हमसे उसको फायदा हो सकता है या उससे हमको फायदा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे एक लफ्ज बोलने की वजह से हमको नुकसान होता है। ओके, तो हम क्यों ना ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चनिंग को याद कर ले या अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करें, ताकि हम लोग अपने आप को सक्सेसफुल की तरफ ले जा सकें। ओके, अब ये रीजन है बहुत से लोगों के अंदर। अगर मेरी पीपीटी आप लोगों को दिख रही है तो कोई मुझे थम्स अप का सिंबल दे दे कि मेरी पीपीटी दिख रही है। खैर, मेरी पीपीटी दिख रही है ना आप लोग? ओके, थैंक यू। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोगों का एक मानना होता है कि भाई मेटा मॉडल या मेटा कॉग्निशन हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है, उसके रीजन क्या है। तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि पहला रीजन कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, या उमूमी तौर पर, उमूमी तौर पर जो हम सोचते हैं, तो जनरली हम एक अपनी सोच को क्या समझते हैं कि हमारी सोच ही आइडियल है। अब मुझे आप बताइए कि दुनिया में किसकी सोच आइडियल है, ये डिसाइड हम लोग कैसे करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए एक पैमाना होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच जो है हमारे लिए आइडियल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलने का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलने का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिजनेस करने का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाजी जिंदगी के जो फैसले होते थे, या अज़वाजी जिंदगी में किस तरीके से बिहेव करते, ये सारी चीजें हमारे सामने मॉडल के फॉर्म में या नमूने के सामने के तौर पर पेश की गई, और ये बताया गया अगर आपको कामयाब होना है तो ऐसी जिंदगी आप गुजारेंगे, या इसकी नकल करके जिंदगी गुजारेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। दैट्स इट। तो अब इसके विपरीत, इसके बरक्स अगर हम ये सोचे कि मैं जो सोच रहा हूं वो परफेक्ट हूं, तो वो नहीं चलने वाला। आप सोच रहे तो आप एक आम इंसान है। आपको अगर तरक्की करनी होगी तो आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। आपको आपको मेटा मॉडल इस्तेमाल करने से पहले जो रिजिडिटी है, यानी कड़कपन, मैं तो ऐसा ही, मेरे को ये चलता ही नहीं है, मेरे को उनकी बात पसंद ही नहीं है, मेरे को उनके तरफ जाना ही नहीं है, मेरे को उसके लिए बैठना ही नहीं है, मेरे को उसके सेमिनार में जाना ही नहीं है। अरे भाई, हम ऐसे अपने आप को बना लेंगे तो हम अपने चॉइसेस को नैरो डाउन कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी के सेमिनार में जाने से मेरी जिंदगी में कुछ रेवोल्यूशन आ जाए,
हो सकता है कि किसकी बात सुनने से मैं, हो सकता है कि चेंज अपने आप में अंदर इख्तियार कर लूं, क्योंकि चेंज जो होता है वो एक फ्रैक्शन है, सिर्फ एक लम्हा होता है। एक लम्हा काफी होता है कि इंसान की जिंदगी को चेंज करने के लिए। हम बोलते हैं कि भाई फला फला गाने वाला जो है वो ईमान वाला बन गया, फला फला आदमी जो है वो राह रास्त पर आ गया। तो उससे जब पूछेंगे ना, तो वो क्या कहेंगे आपको कि मेरे को चेंज होने के लिए साल नहीं लगे, बस एक इंसान की एक लैंग्वेज, बोलने का तरीका मुझे पसंद आ गया। मैंने फला फला शख्स का बयान सुना और मेरे दिल पे लग गया, दिल पे लग गया। एक इंस्टेंट काफी है इंसान को बेईमानी से ईमान तरफ लाने के लिए, अनसक्सेसफुल लाइफ से सक्सेसफुल लाइफ तक आने के लिए, नाकामयाबी से कामयाबी पे लाने के लिए एक लम्हा काफी। तो उसके लिए क्या है, हम अपने आप को अडॉप्ट करें, हम अपने आप की जो रिजिडिटी है उसको तोड़े और उसको कन्वर्ट करें फ्लेक्सिबिलिटी में। मैं अपने आप को ये कहूं कि मैं क्या हूं, मैं सही हूं। हाँ मैं सही हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, क्योंकि अगर मैं तरक्की नहीं मिल पा रही है, मुझको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, यानी कहीं ना कहीं मुझ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज को सोचना कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी चीज क्या हो सकती है, मेटा मॉडल नहीं है तो लो मोटिवेशन। बहुत से लोगों के अंदर लो मोटिवेशन होता है, नहीं यार इंप्रूव करके कुछ मतलब ही नहीं, यार कुछ मिलने वाला भी नहीं। जैसे कि आमतौर पर एक लैंग्वेज होती है कि भाई सरकारी नौकरी तो ऑलरेडी खत्म ही हो चुकी है, तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना, यानी अंदर से कोई मोटिवेशन होता ही नहीं है। तो मेटा मॉडल करना या फिर अपने बारे में सोचना मैं क्या कह रहा हूं, जिससे इंसान दूर होता है। तीसरी चीज होती है डिनायल। ये हर बात को ना कर देना। यह ना कर देने से मेरी मुराद ये है, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि मैं टेंशन में बैठा हूं, मैं बहुत ही गमगीन हालत में बैठा हूँ, ऐसा। और मेरे सामने मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए, अकील भाई आ गए। अकील भाई कह रहे मेरे को, अरे एहसान सर कोई टेंशन पे है क्या? तो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं। सबसे पहला जवाब हमारा क्या होता है, डिनायल। वी आर बॉर्न टू डिनाई द थिंग्स। अब मेरी बहुत खुशी खुशी की शक्ल दिख रही है, मैं बैठा हूँ मेरे मेरे ऑफिस के अंदर आके बैठा हूँ, और मेरा चेहरा भी दिखा रहा है कि बहुत मैं खुश हूँ। अब मेरे को आके मेरा दोस्त वापस पूछ रहा है, क्या एहसान सर बहुत खुश दिख रहे हो? यानी मैं खुश हूं लेकिन मैं डिनाई कर रहा हूं, मैं अफसरदा हूं, मैं सैड हूं, लेकिन मैं डिनाई कर रहा हूं। इट मीन्स दैट क्या, हम डिनायल को, डिनायल में क्या करते हैं कि हम लोग सोचते नहीं है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ओके, ये इन तीन चीजों को निकालना पड़ेगा, तीन चीजों को निकालना पड़ेगा। रिजिडिटी को फ्लेक्सिबिलिटी में करना पड़ेगा, लो मोटिवेशन को हाई मोटिवेशन में करना करना पड़ेगा, और डिनायल को एग्जैक्ट सिचुएशन में रखना पड़ेगा। कोई मुझसे पूछ रहा है अफसरदा हूं, तो भाई हाँ है, एक थोड़ा मसला है, प्रॉब्लम है। खुश हूं, यस बिजनेस में कामयाबी मिली है तो खुश हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ये तीन चीजें होती है कि इंसान का मेटा मॉडल नहीं होने। अच्छा, अब दूसरी बात सवाल ये आता है कि मेटा मॉडल अगर नहीं है, अगर मैं मेटा मॉडल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, अगर मैं बोलने से पहले सोच नहीं रहा हूं, सोचने से पहले मैं सोच नहीं रहा हूं, तो क्या होगा, मेरी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी, मैं फैसले गलत हूं, और फैसले गलत लेने के बाद मैं सोचूंगा मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने करने से पहले सोचा नहीं, यानी किसी चीज के बारे में सोचने से पहले मैंने सोचा नहीं, कोई चीज करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले मैंने अपने आप को इवेलुएट नहीं किया, नहीं किया तो उसका नतीजा क्या निकला, मेरी डिसीजंस गलत हो गए, रिलेशनशिप खराब हो गई। क्या रिलेशनशिप खराब हो गई, मैंने अपनी वाइफ के को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यार वाइफ को बुरा लग गया, मैंने मेरे भाई को ये बोलना नहीं चाहिए था, भाई को बुरा लग गया, रिलेशनशिप खराब हो गई। साइकोलॉजिकल इश्यूज आ गए, मैंने ये बोल दिया, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, अब यार बहुत टेंशन आ गया, साइकोलॉजिकली एंजाइटी आ गई, बेचैनी आ गई, मैंने काम नहीं करना चाहिए था, मैंने करने से पहले सोच लेना चाहिए था, मैंने करने से पहले थोड़ी स्टडी कर लेना चाहिए था, ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था, जिसकी वजह से या मिस कम्युनिकेशन आ सकता है।
ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है अगर मैं सही तरीके से सोचने से पहले ना सोचूं, बोलने से पहले ना बोल, अपने आप से बात करूं। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि अपने आप से बातें कर, तो अपने आप से बातें करने वाले जो होते हैं ना, कभी कभी अपने आप से बातें करने वाले तेज बोल देते हैं, तो लोग बोलते हैं कि अपने आप से बातें कर रहा है। कभी कभी अपने आप से बातें करने वाले खामोशी में अपने अंदर ही अंदर सेल्फ टॉक करते हैं। तो वो जनरली क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं अपने आप से कि अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। अब बिजनेस में नुकसान हो गया, क्या वापस से मुझे रिस्क लेना चाहिए? मेरा एक इंसान मेरा पैसा डुबा चुका है, क्या वाकई उससे अगली डील करनी चाहिए? मेरे को वो इंसान ऑलरेडी इंसल्ट कर चुका है, कि उसके पास में फिर से जाना चाहिए? तो ये इस तरीके के सवाल जब मैं पूछ रहा हूं अपने आप से, तो ये मुझे बचा सकते हैं आने वाले डिप्रेशन से, आने वाली एंजाइटी से, आने वाले साइकोलॉजिकल इश्यूज से, आने वाले ब्रोकन रिलेशनशिप से। ओके। और मिसकम्युनिकेशन, फिर कभी कभी कहते हैं अरे नहीं हो, आपका जो बोलने का तरीका है ना, बस वो गलत था, मुझे आपकी बात पसंद आई लेकिन आपने जिस अंदाज से बोला उससे मिसकम्युनिकेशन हो गया। या फिर हम लोग कहते हैं लोगों को कि आपने मेरी बात को गलत ढंग से ले लिया, मेरे बोलने का तरीका या मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जनरली क्या कर रहा हूं, मैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस को भुगत रहा हूं, यानी जो उसके बुरे असरात आने वाले हैं मैं उसको भुगत रहा हूं इन सारी चीजों के जरिए। मैंने रिजाइन नहीं देना चाहिए था, तो रिजाइन देने से पहले जो मेरा एक्ट था रिजाइन देने का, क्या मैंने सोचा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? मुझे बस एक बॉस की बात बुरी लगी, तो बात को क्या मैं एडजस्ट कर सकता था? क्या उसको मैं बर्दाश्त कर सकता था? नहीं किया। एक किसी को डील करने से पहले, झगड़ा करने से पहले क्या मैंने सोचा? अभी कुछ मेरे शहर के अंदर एक मसला हुआ, कुछ एक बच्चों ने झगड़ा किया, तो बच्चे झगड़ा करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को उन्होंने कुछ सोचा? कि झगड़ा तो हमने कर ली, अब हम घर पर आए, किसी को मारने के लिए जा रहे हैं, किसी को मारने के लिए जा रहे हैं तो उसको कितना मारना है? उसको था एक सिर्फ थप्पड़ लगानी है, या उसको रॉड से मारना है, या उसको कैसे मारना है? अब रॉड से मारेंगे, 10 लोग मिलके मारेंगे तो केस हो सकता है, केस हो सकता है तो हो सकता है कि पॉक्सो केस लग जाए। अब पॉक्सो केस लग गया, अब पता चल रहा है कि झगड़ा तो करना चाहिए था लेकिन इतने बड़े लेवल का नहीं करना चाहिए। अब माँ बाप परेशान, बच्चे खुद परेशान, 14 साल का बच्चा भी जेल में। तो ये बोलने से पहले, करने से पहले मैं इवेलुएट करूं, मुझे बातचीत करनी है तो कितनी करनी है, डांटना है तो कितना डांटना है, झगड़ा भी करना है तो कितने लेवल का झगड़ा करना है, ताकि वो बड़ा केस ना हो, किसी को नुकसान ना हो जाए, कोई परेशानी में ना आ जाए है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस अगर मैं नहीं समझ सकता हूं तो मुझे प्रॉब्लम होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप करना क्या है। करना क्या है मुझको, अब हम ये देखेंगे कि अब आने वाले प्रोसेस के अंदर अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने आप को होने वाले बुरे असरात से मेरी जिंदगी में बचा सकूं। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका है कि मैं एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल समझूं। तो एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल क्या कहता है कि जब भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी जब भी हमारी बातचीत शुरू होती है, या जब भी हम लोग कोई एक्शन लेते हैं, कोई रिजल्ट दिखाते हैं, कोई बिहेवियर दिखाते हैं, तो कब दिखाते हैं? जब हमको कुछ इनपुट दिया जाता है। यानी मेरा कम्युनिकेशन शुरू होता है, मैंने आपको, चलो अब आप सब अपने आप को अनम्यूट करो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, अब बाद में खुद से कर देना ईमानदारी से। सब अपने आप को अनम्यूट करो। अब मैं आपको कर रहा हूं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये, अब ये जो मैंने आपको सलाम किया, अब अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए, आपका काम हो गया। मैंने आपको सलाम किया, सलाम करने के बाद में क्या मुझे एक ही तरीके का जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम? किसी का एनर्जेटिक हो सकता है, किसी का लो टोन में हो सकता है, किसी का कुछ पॉजिटिव हो सकता है, किसी का बस बोल दिया इसने तो जवाब देने का है ऐसा हो सकता है, किसी का सिर्फ नामो निहाल के लिए हो सकता है,
कि सिर्फ नाम के लिए हो सकता है? तो जब मैं आपको एक इनपुट दिया, सलाम किया, तो आपका एक बिहेवियर निकला, आउटपुट आया। आपका कम्युनिकेशन किसके रिजल्ट में हुआ? मेरे इनपुट की नजर। मैंने सलाम किया तो आपने कहा। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई चीज हमारे अंदर जाती है, अब हमारे अंदर जब जाती है कोई चीज, तो 5 तरीके से जाती है, ये पता है हमको। एक विजुअल तरीके से, ऑडिटरी तरीके से, कैनेस्थेटिक तरीके से, किसी चीज को फील कर कर, महसूस कर कर, यानी अगर ऑल्फैक्टरी तरीके से सूंघ कर, या टेस्ट कर कर। मैंने बिरयानी खाया, तो बिरयानी क्या है? इनपुट है। बिरयानी इनपुट है। अब मैं कहूंगा, प्रोसेस करने के बाद में क्या कहूंगा? बिरयानी अच्छी थी, नमक ज्यादा था, तीखा ज्यादा था, मसाला ज्यादा था। ये बिहेवियर कब आएगा? जब इनपुट जाने के बाद। किसी चीज को मैंने महसूस किया, किसी चीज को सूंघा, बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, क्यों? कोई चीज गई और उसके बाद में बिहेवियर बनकर वापस आई। तो जनरली हमारी जिंदगी में क्या होता है कि जो भी इंसिडेंटेस हमारी जिंदगी में होते हैं, वो किसी ना किसी इनपुट के अपोज में होते हैं, अगेंस्ट में होते हैं। जैसा इनपुट जाएगा वैसा आउटपुट आएगा। मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था कि एक बच्चे को मैंने सलाम किया, सर बच्चे ने मुझको सलाम किया, मैं जा रहा हूं और मुझे कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। मैंने किया वालेकुम अस्सलाम। अब वो नेक्स्ट टाइम जब मुझे बच्चा मिलेगा, तो मेरी इमेज उसके दिमाग में चली गई। अब वो मुझको सलाम करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है। अगर उसके दिमाग में अच्छी चीज हो सकता है कि सर का कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे फिर से सलाम कर दे। फिर मैंने उसको सलाम किया, उसने मुझको सलाम किया, मैंने बोला वालेकुम अस्सलाम, क्या करते हो बेटा, क्या नहीं करते हो? सर जॉब की प्रॉब्लम हो, ये हो। फिर मैंने उसको ऑप्शंस दिखाए, कहीं रिकमेंड कर दिया, शोएब सर यहाँ बैठे हुए, शोएब सर की कंपनी में भेज दिया, खैरुल इस्लाम यहाँ बैठा है, मैनेजर, उसके पास भेज दिया, उसको जॉब मिल गई। अब वो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने अपने अंदर सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी लाया। क्या फ्लेक्सिबिलिटी? कि हो सकता है कि सर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि सर उस वक्त टेंशन में हो, तो उसने फिर से सलाम किया, अपने आप को रिजिड से फ्लेक्सिबल बनाया। और फ्लेक्सिबल बनाने में मेरे पास में चॉइसेस थी, मेरे पास में नेटवर्क था, मेरे पास में फार्मा कंपनी के कांटेक्ट थे, टीचिंग के कांटेक्ट थे, एनजीओ के कांटेक्ट थे। मैंने उसको रेफरेंस दे दिया, बच्चे को जॉब लग गई। तो जो भी हमारी जिंदगी में होता है, वो हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, उसके अगेंस्ट में को बेचारे में फोटो भी एक्स्ट्रा हो जा रहा है कि आ जा रहा है। इनपुट जो देते हैं हम लोग, मिलता है हमको, उसके अगेंस्ट में हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। और हम जनरली क्या चाहते हैं? हम जनरली चाहते हैं कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले, हमसे बिहेवियर भी ऐसा निकले जो उस चीज के लिए बेहतर हो, उस जंग के अंदर बेहतर हो। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हम जो इनपुट मिले उसके बाद थोड़े गौर व फिक्र करें। सपोज मेरे को एक इनपुट मिला कि मुझे किसी ने सलाम का जवाब दिया, और जवाब गलत ढंग से दे दिया। अब उस इनपुट को मुझे कैसे लेना है, कैसे प्रोसेस करना है, ये मैं डिपेंड करता हूं। एक इंसान है जिसने उसको गलत समझ लिया और गलत फहमी पाल लिया, दूसरे इंसान ने उसको गलत फहमी नहीं पाला और उसने उसको अलग ढंग से लिया। तो अलग ढंग से लेना क्या होता है, वो मेटा मॉडल सिखाता है। तो जनरली मेटा मॉडल के 3 कंपोनेंट है कि जैसे कि मैंने आपको दिख रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन आप तक आई विजुअल के फॉर्म में, आपने किसी पिक्चर को देखा, या फिर आपने सुना, या महसूस किया, या फिर सूंघा, या टेस्ट किया, व्हाट एवर इट मे बी। अब वो जो इंफॉर्मेशन आपके पास में गई, तो आप इस पीपीटी को देख रहे होंगे, अंदर उसकी एक इमेज बनती है, इंटरनल इमेज बनती है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, और आउटपुट और रिजल्ट के फॉर्म में आप कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो करने से पहले आपके दिमाग में 3 प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस जो कहलाते हैं, उनको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ मेटा मॉडल। जिसमें आप देख रहे होंगे 3 चीजें दिख रही है, डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। डिलीशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में आई, मैंने उसको डिलीट कर दिया, यानी सिरे से खारिज कर दिया, या फिर जो इंफॉर्मेशन मुझ तक आई, मैंने उसको का कुछ हिस्सा डिस्टॉर्ट कर दिया और कुछ हिस्सा ले लिया।
या फिर मैंने जो इंफॉर्मेशन मुझ तक आई, मैंने उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज करना कैसा होता है, मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, कि हम जनरली कहते हैं कि भाई मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। अब मैंने इस बात को जनरलाइज कर दिया। कैसे जनरलाइज किया? कुछ रिजल्ट आने की वजह से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा लैपटॉप की चार्जिंग अचानक से खत्म हो गई। मैं उसको चार्जिंग पे लगाना भूल गया था फ्लो में बहने के बाद। तो फ्लो में बहने के बाद मैं खुद भूल गया कि भाई लैपटॉप की भी चार्जिंग होती है। और जब मुझे ख्याल आया और जब वो ब्लिंक होने शुरू हुआ, तब तक खत्म हो चुका था। खैर, जो इंटरप्शन हुआ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस। यस। जी जी जी। तो जब भी मैं किसी बात को सोचता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, तो प्रोसेस करने के दौरान होता क्या है कि मैं तीन चीजें करता हूँ। या किसी इंसान ने मुझको एक बात कहा, तो उस बात को कहने के बाद मैं उसको कैसे लेता हूं। कैसे लेने के तीन तरीके हैं। कैसे लेने से पहले तीन तरीके हैं कि जब वो बात मेरे जहन में जा रही है, उसकी इंटरनल इमेज बन रही है। और वो इंटरनल इमेज जो है, वो हो सकता है कि जैसा सामने वाले ने कहा वैसे ही हो, या जैसा सामने वाले ने कहा उसके बरक्स हो, अलग हो। अब वो इंटरनल इमेज के मुताबिक मैं अपना बिहेवियर दिखाता हूं। अगर किसी ने मुझको कहा कि आप 16 घंटे पढ़ाई करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, मैंने उस बात को सुना और इंटरनल इमेज वैसे ही बना लिया, तो हो सकता है कि मैं 16 घंटे पढ़ाई करूं कामयाबी के साथ में अपना बिहेवियर। ओके। तो मुझे ये देखना है कि कब मुझे डिलीट करना है, कब मुझे डिस्टॉर्ट करना है, और कब मुझे जनरलाइज करना है। मैं एग्जांपल देते देते रुक गया था और हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो गया था। कि जनरली हम लोग कहते हैं कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है। अब मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो चंद लोगों रिजेक्ट हुए। अब जब चंद लोग रिजेक्ट हुए, तो हमको ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि वो चंद लोगों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि वो चंद लोगों के अंदर कुछ निगेटिव चीजें हो। कभी कभी अभी नया फंडा आया है लोगों के अंदर कि भाई हम कुछ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी हम जनरली समझ क्या लेते हैं। अब आप जब अपनी हरकतों को इमेजिन करेंगे या फिर अपनी कौम की हरकतों को इमेजिन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसे इंसिडेंट पे ये करना चाहिए था, क्या वाकई ये चीज करनी चाहिए थी, क्या वाकई
यूपीएससी के अंदर हमारे साथ में अगर हो सकता है कि तासुब अगर हो रहा होगा, तो जो चंद बच्चे पास हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्या हमारा पढ़ने का तरीका गलत है, हमारे मेहनत करने का तरीका गलत है? ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सारी थिंकिंग कराने का काम जो करता है वो करता है आपका मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन के जरिए आप क्या करते हैं कि आपको चंद बातों को डिलीट करना है, चंद बातों को डिस्टॉर्ट करना है, चंद बातों को एज इट इज लेना है, और चंद बातों को जनरलाइज करने से पहले सोचना भी है। क्या सोचना है? कि भाई मैं कुर्ता पजामा पहनकर गया था इसलिए मैं रिजेक्ट हो गया। बहुत से लोग इंटरव्यू के बाद ये बोलते हैं कि मेरी दाढ़ी देखकर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे भाई, दाढ़ी देख के रिजेक्ट कर दिया होता तो पहले ये पूछ तू कि उसने जो सवालात पूछा वो सवालात के जवाब वाकई तूने सही दिया था? अगर नहीं दिया होगा तो फिर मसला है। तो हमें ये मेटा कॉग्निशन हमको क्या करवाता है, हमें अपने आप पर काम करने लगाता है कि जब भी हम लोग बात जनरलाइज करने से पहले, मैं लेडी थी इसलिए मुझको लिया नहीं गया, मैं फला फला कम्युनिटी से बिलोंग करता था मुझे नहीं लिया गया, तो ये सब चीजें जनरलाइज करने वाली होती है। हम क्या करते हैं, हमारी गलतियों को छुपाने के लिए इसका सहारा लेते हैं, और उसका सहारा लेने में कभी कभी ये हो जाता है कि हम असल जो अपने आप पर काम करना चाहिए वो अपने आप पर काम नहीं करते, और बहुत सारी चीजों से दूर हो जाते हैं। या फिर अभी आप लोगों ने देखा, अभी तो खैर मसला वो चल रहा है जनरली, कभी कुछ प्रॉब्लम कम्युनिटी में होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पीछे इसराइल की साजिश है, इसके पीछे अमेरिका की साजिश है, इसके पीछे यहूदियों की साजिश है। तो जनरली हम हमारी गलतियों पे फोकस नहीं करते हैं और उसको जनरलाइज बनाने की कोशिश करते हैं, और जनरलाइज बनाने के बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि हम लोग वहीं पर रहते हैं जैसे 100 साल पहले थे। हमारा मुकाम तरक्की के अंदर या तरक्की वाली कौमों के पीछे के मुकाबले में वैसे ही होता है जो 100 साल पहले था। क्यों? कि जो हमारे पास में रिजल्ट आए थे हमने उसको जनरलाइज कर दिया, अपनी गलती को छुपाने के लिए उसको जनरलाइज कर दिया, अपनी कौम के माथे मर दिया, या अपने इलाके के में भर दिया, या अपने जेंडर पे उसको मर दिया। ठीक है? तो एनएलपी जनरली क्या करता है, एनएलपी कोशिश करता है कि आप अपने आप को क्या करो, बोलने से पहले, करने से पहले थोड़ा सोच लो और समझ लो। हो सकता है कि बातचीत के दौरान आप में से कुछ गलतियां हो जाए, आपको कुछ अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो बात करने के दौरान हो सकता है कि उसकी कौन सी बात को लेना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बातचीत के दौरान ही, आप लोगों ने देखा होगा कि बातचीत के दौरान ही हम लोग बहुत सारी बातों को डिलीट करते हैं। अभी मैं काम करते बैठा हूं या मैं ऑफिसर हूं, आप मेरे पास में आए, हाँ साहब ये काम था वो काम था, मैं आपकी सारी बातें डिलीट कर रहा हूं। अरे सर हमारे गांव में झगड़ा हो गया, अरे तो आप, मैंने क्या किया, आपकी सारे बातें रिजेक्ट रिजेक्ट किया, लेकिन जैसे आपने बोले मेरे गांव में झगड़ा हो गया, मैं उसका तो वो ऑफिसर कहने लगे क्या हो गया, झगड़ा हो गया, फिसाद हो गया, राइट हो गया। वो आपकी सारी बातें डिलीट कर रहा था लेकिन आपकी एक बात को उसने पकड़ लिया, वो आपकी बातों को डिस्टॉर्ट कर रहा था। तो कौन सी बात को डिस्टॉर्ट कर किया जाता है, कौन सी बात को जनरलाइज किया जाता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है अगर हम लोग बेहतर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन के दौरान सबसे पहली चीज बताता है, एक एक को हम लोग लेंगे कि एनएलपी के जो मेटा मॉडल्स है उसमें सबसे पहली चीज वो दिखाता है डिलीशन, यानी डिलीट करना। कम्युनिकेशन के दौरान आप किस किन बातों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, या आपको इनपुट लेते दौरान किन चीजों को डिलीट कर देना चाहिए, किन चीजों को डिलीट नहीं करना चाहिए। कहीं पर डिलीट करने का फायदा हो सकता है, कहीं पर डिलीट करने का नुकसान हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम लोग लिखते वक्त भी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि हम लोग जब बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान ऐसे डिलीशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने भी एक वीडियो में सुना था जब मैं एनएलपी को पढ़ रहा था कि सिंपल डिलीशन क्या होता है। आपने एक एक किस्सा सुना होगा कि अगर किसी को मौत की सजा सुनानी होती है तो जज क्या बोलता है, तो बोलेगा मुझे,
किसी को फांसी की सजा सुनानी होती है तो हैंग बोलिए, अंटिल डेथ। हैंग अंटिल डेथ। लेकिन इससे पहले आप मोतीलाल नेहरू का किस्सा सुनेंगे, आप अगर जानते होंगे तो मोतीलाल नेहरू जो थे, मतलब आपके हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, तो वो एडवोकेट थे। तो ये हैंग टिल डेथ कब से शुरू हुआ पता है आपको? कि एक गोरे के अस्तबल में, या गोरे का कुछ भी घोड़े का केस था, तो उसको कुछ जला दिया गया था एक इंडियन के जरिए, और उस इंडियन का केस जो मोतीलाल नेहरू लड़ रहे थे, और उसका जब सजा सुनाई गई तो सजा सुनाने में बोला गया कि इसको हैंग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हैंग कर दिया जाए। तो आपको कुछ बोलना है? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा हमको कुछ नहीं बोलना है। अब उसको हैंग करने के लिए ले जाए। वो बेचारा जो मुजरिम था वो परेशान कि आप तो मेरे वकील है, आप मुझको बचाने के लिए आए थे, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तो बोले मैं कुछ बोलूंगा, आपको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। जब उसको हैंग किया जा रहा था, तो हैंग करने के दौरान जैसे उसको हैंग किया, उन्होंने बोलते रोको रोको रोको, और रोक दिए फांसी को, और उसको निकाल लिया वहां से। फिर वापस से कोर्ट में केस गया कि वकील ने फांसी होने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, कोर्ट में ये दलील दी कि जज साहब आपने कहा इसको हैंग कर दिया जाए, फांसी दे दी जाए। आपने फांसी दे दी, लेकिन आपने कहीं नहीं कहा कि फांसी को रोकना अलाउड नहीं है, या इसको फांसी कब तक देनी है। अब वकील जज जो था, जज ने क्या किया, डिलीट किया एक चीज अपने कम्युनिकेशन के अंदर। अपनी सजा सुनाने के दौरान उसने ये एक वर्ड डिलीट किया कि हैंग टिल डेथ। जब से कानून राइज हो गया कि भाई हैंग टिल डेथ, जब तक लटकाया जाए, जब तक सामने वाला मरता नहीं। तो उस एक वर्ड की वजह से फायदा ये हुआ, उस एक वर्ड को डिलीट करने के का फायदा वकील ने ये उठा लिया कि उसकी जान बची। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन का मतलब गायब हो जाता है। आपने एक और एक एग्जांपल सुना होगा, आपने अगर पीके पिक्चर्स देखी है, पीके पिक्चर के अंदर जो वो हीरोइन होती है, वो हीरोइन जो है वो सुशांत सिंह राजपूत से जो ब्रेकअप होता है उसका, उसकी वजूहत क्या होती है कि वो शादी के लिए खड़ी होती है चर्च में, लेकिन वो चर्च में आता नहीं है। चर्च में आता नहीं, एक चिट्ठी देता है, और वो चिट्ठी उसको मिलती है। वो चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं आपसे रिलेशनशिप तोड़ना चाहता हूँ। अब जब पीके इस बात को इलेबरेट करता है अपनी शक्तियों के जरिए, तो लास्ट में मालूम करता है कि पीके बताता है कि वो चिट्ठी आपके लिए नहीं थी। क्यों? तो चिट्ठी दूसरे लड़के ने किसी दूसरी लड़की को दिया था, और ये कहा गया था कि वो लड़की के हाथ में कुत्ता होगा या बिल्ली होगी। अब वो उस वक्त वो लड़की क्या करती है, वो अनुष्का शर्मा के पास में अपना कुत्ता छोड़ के चली जाती है। तो वो लड़की, छोटी वाली लड़की, ये समझती है कि ये वही लड़की है, उसको दे देती है, और उसके नीचे नाम भी नहीं लिखा होता है। अब ये मिसकंसेप्शन ये पाल लेती है कि ये चिट्ठी मेरे लिए है और मेरे लिए है। तो क्या हो गया, उसने नाम नहीं डाला, ये पहला डिलीट। उसने सिर्फ ये कहा कि जिसके हाथ में कुत्ता हुआ उसको देना। अब हो सकता है कि कुत्ते वाली लड़कियां वहां 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, ये दूसरा डिलीट था। अब ये डिलीट करने में क्या हुआ, वो गलत आदमी तक चला गया, और गलत आदमी की वजह से प्रॉब्लम हो गया, और उससे मिसकंसेप्शन से ब्रेकअप हो। तो ये सिंपल डिलीशन जो होते हैं, ये डिलीशन हमारे कभी कभी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी क्रिएट कर देते हैं। किसी में मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम आ जाते हैं, किसमें ऐसे मिसकम्युनिकेशन आ जाता है कि जिसके आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसी चीजों को मैनेज करते आना चाहिए कि अगर सामने वाला ये कह रहा है, कि सामने वाला ये कह रहा है, तो ये सामने वाला क्यों कह रहा है। पीके ने क्या किया, पीके ने उस चीज को क्या किया, मैनेज किया। मैनेज किया कैसे किया, उसने याद दिलाया, उसने उस हीरोइन को याद दिलाया कि आपको उस वक्त किसने दिया था, कि आपके करीब में कोई दूसरी लड़की भी बैठी थी, कि आपके पास में कोई दूसरी लड़की भी इंतजार कर रही थी। हो सकता है कि वो उसके लिए चिट्ठी आई हो, उसके नीचे नाम था क्या। तो ये सारे मिसकम्युनिकेशन को मैनेज करने की जो सलाहियत होती है, वो कभी कभी हम नहीं कर पाते। ओके, इसीलिए इश्यूज आते हैं। तो एनएलपी के डिफरेंट टाइप्स के डिलीशन होते हैं, जो हमें कभी कभी करने चाहिए, और कभी कभी वो हो जाते हैं, तो उसको मतलब हमको समझ लेना चाहिए। एक सिंपल डिलीशन, जिस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन ही गायब हो गई,
दूसरा अनस्पेसिफाइड रेफरेंशियल इंडेक्स। अनस्पेसिफाइड रेफरेंशियल इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को क्या करते हैं, रेफरेंस नहीं देते। यानी मैं आपको कहूं एक सिंपल वर्ड में, आप मेरे एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय का बॉस आकर कह रहा है कि आप लोग बराबर काम नहीं कर रहे। अब बराबर काम नहीं कर रहे, मैंने किसी का रेफरेंस नहीं दिया कि कौन बराबर काम नहीं कर रहा है। आप किसका नाम ले रहे हैं? आप में से कुछ लोगों का सेल नहीं आ रहा है। अब कुछ लोगों का सेल नहीं आ रहा है तो मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन में से कुछ लोग जिनका रेफरेंस देना, नाम अकील, खैरू, मोइन, कौन, मैंने कौन को हटा दिया। अब मैंने कौन को हटा दिया और मेरे कम्युनिकेशन के अंदर डिलीट का इस्तेमाल किया। अब डिलीट का इस्तेमाल किया तो जो लोग अच्छे से काम कर रहे थे वो भी करेंगे, और जो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे वो समझ जाएंगे कि ये मेरे लिए था, अब वो मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो ये अनस्पेसिफाइड रेफरेंशियल इंडेक्स जो होता है, कभी कभी इस तरीके से इस्तेमाल होता है, कभी कभी अनस्पेसिफाइड वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम। यानी हम कभी कभी ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि भाई सामने वाली की लीडरशिप बराबर नहीं हो रही। अब लीडरशिप बराबर नहीं हो रही है, टीचिंग बराबर नहीं हो रही, हमारी स्कूल के अंदर टीचिंग बराबर नहीं हो रही। अब टीचिंग बराबर नहीं हो रही है तो भाई कौन टीचिंग नहीं कर रहा है। अब मैंने टीचिंग को क्या बना दिया, वर्ब बना दिया। टीचिंग को क्या बना दिया मैंने, अनस्पेसिफाइड है, उसका इस्तेमाल कर दिया। लीडरशिप बराबर नहीं, टीम मैनेजमेंट बराबर नहीं, कैप्टनसी बराबर नहीं। अब कैप्टनसी बराबर नहीं है, मैंने वर्ड को डिलीट किया, लेकिन डिलीट के जरिए मैंने मैसेज पहुंचा दिया। कभी कभी जजमेंटल और लॉस परफॉर्मेटिव भी होती है। जजमेंटल और लॉस परफॉर्मेटिव क्या होती है, जिससे डिसीजंस लेने में तकलीफ होती है। मैं जजमेंट कर लेता हूं, जज कर लेता हूं अब पहले से किसी बात को, ये चीज होती है। या फिर मैं कंपैरिजन करता हूं। कंपैरिजन में क्या करता हूं मैं, कभी कभी जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि मैंने अपने आप को कंपेयर कर लिया किसी दूसरे से। भाई मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं दाढ़ी वाला था। अब दाढ़ी वाला था तो मैंने डिलीट का इस्तेमाल किया किसके लिए, जो नहीं दाढ़ी वाले होते उनके लिए। अब मैं ये देखूं कि मैं डिलीट का इस्तेमाल कर रहा हूं और किसी को कंपेयर कर रहा हूं, किसी को जज कर रहा हूं। अब जज कर रहा हूं तो क्या मेरा ये जज करना ठीक है, क्या मेरा इस वर्ड का इस्तेमाल करना ठीक है, क्या मैं जो डिलीट का इस्तेमाल कर रहा हूं क्या वाकई वो सही इस्तेमाल है। कि हो सकता है बहुत सारे दाढ़ी वालों को भी अच्छी जॉब मिल रही है। तो ये सब चीजें जो होती है जिसमें हम लोग कभी कभी सही रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी हम लोग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी हम लोग माइंड रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अनस्पेसिफाइड वर्ड में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइंड रीडिंग कर लेते हैं कि ये जो सामने बैठी है ना, इसने मेरे को देख के मुस्कुराई नहीं, इसने मुझको देख के मुस्कुराई नहीं, तो मैं अपने ही माइंड के अंदर क्या कर लूंगा, एक तस्वुर बना लूंगा कि ये मेरे से नाराज है। हालांकि वो किसी और वजह से परेशान है। तो किसी और वजह से परेशान है तो मैं अपने आप को क्या समझ ले रहा हूं कि ये सामने वाला जो है ये मेरे से नाराज है। अब मैं उसको माइंड रीडिंग करके एक फाल्स रीडिंग कर ले रहा हूं, और फाल्स रीडिंग के बिना पर मैं एक परसेप्शन बना ले रहा हूं कि ये आदमी खराब है। सामने वाले का टीका दिख रहा है मुझे, और वो टीके के ऊपर मैंने अपने आप को क्या किया, कुछ चीजें डिलीट कर दिया। भाई ये बहुत बड़ा जातिवादी लग रहा है, ये बहुत बड़ा बायस दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसको टीका लगा हुआ है। अब वो टीके के बिना पर मैंने क्या किया, मैंने अनस्पेसिफाइड वर्ब बना लिया कि वो सामने वाले का जो टीका है ना, उसकी वजह से वो जातिवादी लग रहा है, जिसकी वजह से मैंने फास्ट परसेप्शन बना लिया, माइंड रीडिंग गलत कर लिया, जिसकी वजह से मुझे डिलीशन आ गया। अब मैंने अच्छी बात को डिलीट कर दिया और उसके टीके को पकड़ लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एनएलपी के अंदर देखे कि भाई आसान लफ्जों में डिलीट करना, किसी बात को बोलना ही नहीं, ये डिलीट, यानी उसने लेटर के अंदर लिखा ही नहीं कि ये लेटर किसका है, किसके लिए है। दूसरा, उसने जज ने क्लियर ही नहीं किया कि भाई हैंग टिल डेथ, सिंपल डिलीट। रेफरेंशियल इंडेक्स, यानी मैंने किसी को रेफरेंस दिए बगैर आप सब लोग खराब है,
आप में से कुछ लोग बराबर काम नहीं कर रहे, तो मैंने कुछ लोग उसको डिलीट करके अपना मैसेज पहुंचाया। अनस्पेसिफाइड वर्ब या जजमेंटल परफॉर्मेटिव, मैंने क्या किया, मैंने अपने सामने वाले को देखकर उसकी इमेज माइंड रीडिंग कर लिया और फास्ट परसेप्शन बना लिया, किसी को कंपेयर करके मैंने बना लिया। तो जिसकी वजह से क्या, मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ, मेरे डिसीजंस रॉन्ग हो गए, मेरे बैड वर्क हो गया, रोल की एम्बिग्यूटी आ गई, ये सब चीज। तो ये सारी चीजों को मैं इंप्रूव कर सकता हूं। कहां पर मुझे सिंपल डिलीट नहीं करना चाहिए, कहां पर मुझे किसका इस्तेमाल करना चाहिए, कहां पर मुझे जजमेंटल लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, ये देखना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, डिस्टॉर्शन करते हैं। डिस्टॉर्शन की भी अलग अलग टाइप्स है। पहला टाइप है नॉर्मलाइजेशन। अभी नॉर्मलाइजेशन से मतलब ये है कि ये अक्योर व्हेन समथिंग इज मिस्टेकन फॉर दैट विच इज नॉट दैट। यानी जनरली हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज का गलत मतलब निकाल लेते हैं जो वो होती नहीं। तो हमने क्या किए, उस इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर दिया। यानी सामने वाले ने कुछ वर्ड कहा, मैंने उस कुछ वर्ड का कुछ हिस्सा उड़ा लिया। अब सामने वाले ने वो वर्ड किसी और इंटेंशन से कहा था, मैंने उसको गलत ढंग से ले लिया। ऐसी जो चीज होती है उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। यानी कभी कभी मैंने एक शक्ल आपको दिखाया कि एक फोटो है, कभी कभी हम रस्सी पड़ी हुई थी, लेकिन रस्सी थी, हमने उसको सांप समझ लिया। तो क्या था, अब एक्चुअल में वो थी रस्सी, लेकिन मैंने क्या समझ लिया कि वो सांप है। तो ये डिस्टॉर्शन हो गया। उसी तरीके से सामने वाला बोलना कुछ और चाहता है, लेकिन मैंने उसको ले अलग लिया, तो मैंने क्या किया, डिस्टॉर्ट कर दिया। सिमिलरली मैं क्या करता हूं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करते हैं। पहले पहले गलत पिक्चर आ रही है तो पिक्चर के ताल्लुक से गलत अफवाह फैला देंगे या फिर कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे। तो कंट्रोवर्सी के जरिए क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अब डिस्टॉर्ट करने के बाद में लैमलाइट में आ जा रहे हैं। लैमलाइट में आने के बाद में पिक्चर जब रिलीज हो रही है तो उनको ऑटोमेटिकली एक क्रेज मिल जा रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन जनरली कब होता है, जब मैं नाम लेकर या किसी चीज को डायरेक्टली नाम के जरिए बोलता हूं कि लीडरशिप खराब है, सामने वाला की का कैप्टनसी खराब है, या माइंड रीडिंग के जरिए। माइंड रीडिंग जैसे कि वहां होती है डिलीशन में, वो यहां पर भी होती है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग का मतलब होता है कि भाई मैंने सिर्फ शक्ल देखकर, अपना दिमाग लगाकर, अपने दिमाग से पढ़कर ही अंदाजा लगा। कभी कभी कॉज एंड इफेक्ट के जरिए मैं डिस्टॉर्शन करता हूं। कॉज एंड इफेक्ट के जरिए क्या होता है, इफ का इस्तेमाल, वेन का इस्तेमाल, यानी सामने वाले की वजह से मैंने रिजाइन कर दिया, क्यों, उसका बिहेवियर ऐसा। इफ का इस्तेमाल, वेन का इस्तेमाल, अगर का इस्तेमाल, जब का इस्तेमाल। यानी हो सकता है कि सामने वाले का बोलना किसी खास चीज के लिए हो, नहीं उस खास चीज के लिए मेरा रिजाइन देना, क्या ये सही एक्ट था मेरा। तो ये क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट। किसी चीज की वजह से मैंने उसको गलत समझ लिया, यानी उसने मुझको डांट कर कहा, अब वो डांट कर मुझे इसलिए कहना चाहता था कि मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव, अब मैंने उसकी वजह से क्या किया, रिजाइन दे दिया। कभी कभी कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट होता है एक रीजन। कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग चुप है या फिर हम लोग नहीं बोल रहे हैं, तो हम उसका अननेसेसरी कुछ अलग मतलब निकाल लेते हैं। उसने मुझे देखकर टेढ़ा मुंह कर लिया, उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट उसका मतलब ये है कि कोई बात इतनी कॉम्प्लेक्स थी नहीं, हमने उसको कॉम्प्लेक्स समझ लिया। और कभी कभी हम लोग समझते हैं कि हमने पहले से अज्यूम कर लिया था कि मेरे साथ में बुरा होने वाला था, अब हुआ मेरे साथ। तो इस तरीके से मैं बातों को डिस्टॉर्ट करके लेता हूं। अब जब मैं डिस्टॉर्ट कर या उसको आधा लेता हूं, आधा लेने के बाद में आधा समझता हूं और उसके हिसाब से रिएक्ट करता हूं। जब उसके हिसाब से रिएक्ट करता हूं तो जाहिर सी बात है, सामने वाले ने मुझे मेरी भलाई के लिए कुछ कहा और मैंने उसको समझा कि उसने क्रिटिसाइज किया। तो जब क्रिटिसाइज करेंगे हम लोग तो जाहिर सी बात है
आप क्रिटिसाइज समझ लिए उसको, मतलब आपने गलत समझ लिए और आपका कम्युनिकेशन खराब। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई अपने लोग ही पकड़े जा रहे हैं, फला फला जगह झगड़ा हुआ, अपने लोगों को उठाया जा रहा है, अपने लोगों के ऊपर ही केस हो रहे हैं, अपने लोगों को एक टारगेट बनाया जा रहा है, अपने लोगों को फंसाया जा रहा है अपने ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इश्यूज, हम क्या करते हैं, बात को डिस्टॉर्ट करते हैं। डिस्टॉर्ट करने के बाद में डिलीट करते हैं और उसको कहीं ना कहीं अलग मामलात में लेके चले जाते हैं जहां पर मामलात में ले जाना नहीं चाहिए। ओके, अब इसके नतीजे में क्या होता है कि हमको तकलीफें होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम अपने आप पर फोकस नहीं कर पाते और अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते। उसी तरीके से तीसरा जो चीज है प्रोसेस करने का होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में तीन तरीके जनरलाइजेशन होते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसका मतलब होता है कि अपने आप को, मैंने आपको 1000 बार कहा। हम बहुत सारी बातों को क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। यानी आपने देखा होगा कोरोना के वक्त में एक अफवाह फैली थी कि जो कोरोना का वैक्सीन लेगा वो 1 साल में मर जाएंगे, या जो 2024 में मर जाएंगे। तो हम बहुत सारी बातों को जनरलाइज कर लेते हैं, उसको सोचे समझे बगैर कि भाई 2 साल बाद मरेगा वैक्सीन लेने वाला, तो ये किसने कहा? हमने सोचा उसको, ये किसने कहा, ये किसने बोला, उसको इवेल्युएट नहीं किया, हमने जनरलाइज कर दिया उसको। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी हम, कि मैंने आपको 1000 बार कहा। अब 1000 बार सामने वाला कहा क्या, उसने एक्चुअल में सिर्फ 2 या 3 बार ही कहा था, लेकिन हम जनरलाइज करके अपने बच्चों को कहते हैं कि तेरे को 1000 बार बोला, अब तो सुधर जा। लेकिन उसने एक्चुअल बच्चा पूछता है, आपने मुझे सिर्फ 45 बार बोले थे, आपने मुझे सिर्फ 50 बार बोले थे, 1000 बार नहीं बोले थे। लेकिन हम हमारी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, अरे एवरी टाइम यू डू द मिस्टेक, हर बार आप गलतियां करते हैं। अरे उसने हर बार गलतियां नहीं की, कितने बार उसने अच्छा काम भी किया। तो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इस्तेमाल जनरलाइजेशन में कभी कभी अच्छे काम के लिए करें। आप हमेशा मुझसे मिलते हैं ना, तो अच्छे से मिलते हैं, तो कभी सामने वाला ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, मेरी तारीफ कर रहा है, यार अकील भाई आप हमेशा मेरी मदद करते हैं, मतलब हमेशा मेरी मदद करते हैं। मैंने जनरलाइज किया, हालांकि उन्होंने सिर्फ 3 बार मैंने मदद की, लेकिन उसका अंदाज क्या होगा, मेरे बोलने का तरीका हमेशा। अब मैं ये कहूं अकील भाई आप हमेशा मेरे मेरे काम में तकलीफ पहुंचाते हैं, तो वो बोलेंगे भाई मैंने कितने बार तकलीफ दिया। तो अच्छे काम के लिए मैं जनरलाइजेशन का इस्तेमाल करूं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इस्तेमाल करूं। और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि भाई मेरे साथ में हर बार बुरा होता है। भाई हर बार बुरा नहीं होता है, तेरे साथ में कभी कभी अच्छा भी होता है। आप हमेशा मेरा साथ नहीं देते, मैं जब भी मांगू आपसे पैसे आप मुझे पैसे नहीं देते। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर के जनरलाइजेशन के स्टेटमेंट है। भाई सामने वाले ने तेरे को 10 बार पैसा दिया भी है, 2 बार मना भी किया है, तो दीज आर द टाइप्स जनरलाइजेशन के वर्ड हम बोल देते हैं, सामने वाले के दिल खराब हो जाता है और वो उस बात से हमसे नाराज हो जाता है और हमारे से एक गलत फहमी हमारे ताल्लुक से बना रहे। एक मॉडल ऑपरेटर्स ऑफ नेसेसिटी भी होता है और मॉडल ऑपरेटर ऑफ पॉसिबिलिटी भी होता है। यानी कभी कभी हम लिखने के दौरान ऐसा बोल देते हैं कि यू मस्ट कम, इट इज मैंडेटरी टू कम, लेकिन आना इतना ज्यादा जरूरी था या नहीं था। मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, मे आई बोलना चाहिए था या कैन आई बोलना चाहिए था। कैन आई का मतलब अलग होता है, मे आई का मतलब अलग होता है। तो हम लोग कभी कभी जो है वो जनरलाइजेशन के दौरान किसी चीजों को जब जनरलाइज करते थे, तो जनरलाइज के अंदर जब अल्फाजों का इस्तेमाल करते, वो अल्फाजों के मतलब कभी कभी गलत हो जाते। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे 2 बार उधार पैसे मांगा, आपने मना कर दी, लेकिन मैंने जनरलाइज के अंदाज में क्या कहा कि आपसे जब भी पैसे मांगो आप मना कर देते। अरे भाई तू गलत बोल रहा है ना, 2 बार तूने पैसे मांगा तो उन्होंने दिया भी था, सिर्फ 1 बार मना किया, या 4 बार दिया 2 बार मना किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई आपने इससे पहले मुझे पैसा दिया था, इस बार भी आपने लास्ट टाइम भी आपने मना किया था, इस बार तो हाँ बोल दो। तो अंदाज आपका जनरलाइज करने का, किसी बात को डिस्टॉर्ट करने का, किसी बात को डिलीट करने का, वो कैसा होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बखूबी आना चाहिए। अगर ये आपको आ जाता है
तो आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं और आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बातचीत के दौरान डिलीशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे वर्ड ही नहीं कहते। अब हमारी वाइफ ने कुछ कहा, वो वाइफ का गलत मतलब निकाल लेते हैं, या वाइफ को हमने कहा ही नहीं था और हम उम्मीद कर लेते कि हमने वो काम आपको कहा था। तो ये डिलीशन का इस्तेमाल, डिस्टॉर्शन का इस्तेमाल और जनरलाइजेशन का इस्तेमाल जब हम हमारी बातचीत के दौरान करते हैं या बातचीत करने से पहले, अगर हम लोग इनके ऊपर गौर फिक्र करें, इनके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सोचे और सोचने के बाद रिएक्ट करें, तो हमारे जिंदगी में कुछ असरार अच्छे भी हो सकते हैं, हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। किसी को कोई सवाल पूछना है? धीरे धीरे बहुत लोग कम हो गए, टॉपिक बहुत बड़ा था। किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, या किसी से कुछ बोलना है। लास्ट में ऐसा हो गया कि बस ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और जाते गए। जी मोइन मैम। यस सर, सॉरी सर, हम थोड़ा लेट जुड़े क्योंकि सैटरडे को हमारा यूएस से थोड़ा कॉल आ जाता है तो उसमें जी टाइम। जी जी तो अगर जी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो हम जरूर इस टॉपिक पे जी और थोड़ी रिसर्च करना चाहेंगे, बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और हम बहुत बार ऐसे कंक्लूजन निकालते जो करेक्ट नहीं होते। जी। तो मे बी इस पे रिसर्च करने के बाद वी विल थिंक पॉजिटिव एंड राइट अबाउट द सिचुएशन एंड पीपल। 4 लोग होने के बावजूद भी मैंने इस सेशन को कंटिन्यू किया। वो इसीलिए किया कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने काम आने की वजह से चले जाते हैं, लेकिन मैं 4 लोग होने के बावजूद भी उसी इंटेंसिटी के साथ में इसलिए बोला कि रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड जो आप दिल से ऐसे बताते हो हर चीज, इट्स रियली इम्पैक्ट आवर माइंड। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाल्लाह, तो हाँ, होने होने पर इंशाल्लाह मैं आपको। आपकी एक बहुत बड़ी टीम बनेगी और हम सब टीम मिलकर बहुत सारे टीम ऐसे बनाएंगे इंशाल्लाह। विल वर्क ऑन दैट। इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अकील भाई, रजिया मैम, इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन से, अदरवाइज वी विल स्टॉप द सेशन। इंशाल्लाह बड़ी टीम बनेगी।